हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगम ज्ञान। मैं हूं आपका होस्ट एडवोकेट कुशलदीप शुक्ला। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब कभी कोई ऑफेंस होता है तो जो ऑफेंस की पूरी प्रोसेस होती है, यानी कि क्रिमिनल केस किस तरह से मूव करता है पुलिस स्टेशन से लेके कोर्ट तक, क्या क्या प्रोसेस होती है जो पुलिस अपनाती है या कोर्ट अपनाती है, और किस तरह से जो कोई भी ऑफेंस का के लिए जो केस होता है वो ग्रास रूट से लेके कोर्ट तक कैसे मूव करता है, इस चीज़ को हम समझेंगे। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या फिर लॉ की फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तब तो आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव है ही। साथ ही साथ अगर आप इन सब फील्ड से ताल्लुक़ नहीं भी रखते हैं तब भी आपको जनरल नॉलेज के लिए ये चीज़ पता होनी चाहिए कि बाई चांस किसी के ऊपर कोई एफआईआर हो जाती है तो क्या होता है प्रोसेस, और किस तरह से केस कोर्ट में केस चलता है, या फिर किस तरह से पूरी जो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस होती है वो किस तरह से होती है। तो फ्रेंड्स, लेट बिल्कुल नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए कि कोई ऑफेंस कमिट होता है किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, तो जो ऑफेंस होगा वो दो कैटेगरी में मेनली डिवाइड किया गया है। एक तो होते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस और दूसरे होते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो बेसिकली कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिसमें जो पुलिस ऑफिसर होता है उसको किसी पर्सन को, यानी कि अक्यूज्ड को अरेस्ट करने की पावर होती है विदाउट वारंट। और अगर वो कोई जो ऑफेंस हुआ है वो नॉन कॉग्निजेबल है तो उसमें जो पुलिस ऑफिसर होता है वो मजिस्ट्रेट का पहले वारंट का मतलब मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लेता है, उसके बाद किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। ये तो मेजर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। बाकी जो शेड्यूल 1 ऑफ सीआरपीसी है उसमें लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस दे रखी है कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस है और कौन सा ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो पहले हम समझते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस किस तरह से क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कोई कमिट हुआ तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि एफआईआर का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी आता है यहाँ पे, कि यहाँ पे एफआईआर रजिस्टर होगी। मान लीजिए किसी के साथ कोई ऑफेंस हुआ जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस था, तो वो पुलिस स्टेशन जाएगा और एफआईआर रजिस्टर कराने के लिए पुलिस स्टेशन यानी ऑफिसर इंचार्ज को अपनी प्रॉब्लम बताएगा कि हाँ, मेरे साथ ये ऑफेंस कमिट हुआ है। अब मान लीजिए कि उस पुलिस ऑफिसर ने जो एफआईआर लिखने से मना कर दिया, यानी कि रिफ्यूजल टू रजिस्टर एफआईआर हो गया, तब क्या कर सकता है? तब जो पर्सन है यानी कि जो विक्टिम है उसके साथ ये उसके बाद एक ऑप्शन बचता है कि वो सेक्शन 154(3) के अंडर एक कंप्लेंट लिख सकता है अपने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को कि मेरी जो एफआईआर है वो इस ऑफिसर इंचार्ज के द्वारा लिखी नहीं जा रही है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, इसके बाद मान लीजिए एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई तो वो उस जा सकता है एसपी के पास, और मान लीजिए कि एफआईआर अगर रजिस्टर हो जाती है तो फिर तो सीधा फ्रेंड्स क्या होगा कि रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर हुई तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो ऑफिसर इंचार्ज के द्वारा सेक्शन 156 में शुरू हो जाएगी। अगर मान लीजिए ये एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई है तब का प्रोसेस बताता हूँ कि तब क्या कर सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए अब एसपी के पास गए और एसपी जो है या तो उसके पास क्या पावर्स होती हैं, या तो वो उस केस को खुद से इन्वेस्टिगेट कर सकता है, यानी कि जिस एफआईआर को लेके आप एसपी के पास गए हो तो वो एसपी क्या कर सकता है कि उस जो केस को लेके आप आए हो उसको खुद से इन्वेस्टिगेट कर सकता है, या फिर डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड बाय सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स। यानी कि मान लीजिए सपोज करो आप किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं तो उस पुलिस स्टेशन को वो डायरेक्ट कर सकता है एसपी कि इनकी जो एफआईआर के लेके जो आए हैं या तो इनकी एफआईआर रजिस्टर कीजिए या फिर जो इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि क्या मैटर वहाँ पे बन रहा है। अब ये हुआ फ्रेंड्स कि ये एसपी ने ये दो बात बता दी। अब मान लीजिए एक ऐसा सिचुएशन बन गया कि एसपी ने भी आपकी एफआईआर लिखने से मना कर दिया, यानी कि नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फाइलिंग ऑफ एफआईआर बाय एसपी। तब आपके पास क्या रेमेडी बचती है? तब फ्रेंड्स 156(3) की एप्लीकेशन लगती है सेक्शन 156 सब क्लॉज 3 ऑफ सीआरपीसी के अंडर, यानी कि आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को अप्रोच कर सकते हो, राइटिंग में एक एप्लीकेशन लिख सकते हो, यानी कि एक कंप्लेंट लिख सकते हो कि मेरी एफआईआर जो है वो एसपी ने भी रजिस्टर नहीं करी है। तो ऐसे में क्या होता है कि मजिस्ट्रेट के पास ये पावर होती है कि वो सीधे, यानी कि फिर से वापस कहानी कहाँ जाएगी कि जो ये ऑफिसर इंचार्ज है उसको वो डायरेक्ट ऑर्डर दे देगा कि इनकी एफआईआर जो वो लिखी जानी चाहिए। यानी कि जब यहाँ पे एफआईआर लिख गई तो क्या होता है फ्रेंड्स कि आपकी एफआईआर रजिस्टर हो गई। अब इसके बाद क्या प्रोसेस फॉलो होगा? मान लीजिए जिसके खिलाफ आपने एफआईआर लिखवाई है तो अब जो अरेस्ट हो सकती है उस पर्सन की, यानी कि इन्वेस्टिगेशन करी गई शुरुआत में, अगर प्रिलिमिनरी कोई प्राइमा फेसी कोई केस बन रहा है तो पुलिस को ये पावर है कि उस पर्सन को अक्यूज को सेक्शन 41 के अंतर्गत उसको अरेस्ट कर सकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स क्या होता है कि जो अक्यूज है यानी जिसके खिलाफ एफआईआर हुई है और वो अरेस्ट नहीं हुआ है, तो उस अरेस्ट से बचने के लिए, यानी कि उसको लगता है कि मेरी अरेस्ट हो सकती है, तो उसके लिए वो एंटीसिपेटरी बेल है वो फाइल कर सकता है सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी के अंतर्गत। ये जो है एंटीसिपेटरी बेल वो आपकी सेशन कोर्ट में भी लग सकती है और हाई कोर्ट में भी लग सकती है। इसके अलावा उस जो अक्यूज है उसके पास क्या राइट्स अवेलेबल हैं? वो जो एफआईआर उसके खिलाफ हुई है उससे बचने के लिए या उसको क्वैश कराने के लिए जो हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर्स जो हैं सेक्शन 482 में दी गई हैं, वो डायरेक्ट हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकता है और उस एफआईआर को ये बोलते हुए कि अगर मान लीजिए एफआईआर वो वैलिड नहीं है या फर्जी एफआईआर को लग रही है तो वो उसको वो क्वैश भी करवा सकता है।
इसके अलावा फ्रेंड्स क्या हुआ कि जब कोई पर्सन अरेस्ट हुआ, यानी कि मैंने जब बताया कि सेक्शन 41 में पुलिस को ये पावर है कि जिस पर्सन के खिलाफ FIR हुई है तो वो उसको अरेस्ट कर सकती है। जो अरेस्टेड पर्सन है उसको मजिस्ट्रेट के सामने विद इन 24 आवर्स, पुलिस जो है, पुलिस की ये ड्यूटी है कि 24 आवर्स के अंदर अंदर उस पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करेगी। साथ ही साथ ये जो प्रोड्यूस करने का जो 24 आवर का टाइम होता है, इसमें जो ट्रैवलिंग का टाइम होता है, मान लीजिए किसी पर्सन को दिल्ली से अरेस्ट किया गया और केस था, मान लीजिए यूपी का केस था, तो यूपी से लेके दिल्ली से लेके यूपी तक ले जाने का जो टाइम है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा उस 24 आवर्स के टाइम में। यानी कि ऐसा तो सोचो कि आप अगर किसी को साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया लाना है तो उस तरह से फिर वो 24 घंटे तो रास्ते में कंप्लीट हो जाएंगे, बट इस जो प्रोसेस होती है उसमें जो ट्रैवलिंग का जो टाइम होता है वो एक्सक्लूड कर दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए हो जाती है। अब क्या हुआ, उस अक्यूज को जो है अपीयर कराया गया कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने। तो वहाँ पे क्या होता है, या तो जो पुलिस है वो पुलिस कस्टडी मांग सकती है मजिस्ट्रेट से कि हमें आप पुलिस कस्टडी ग्रांट कर दीजिए ताकि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकें। तो यहाँ पे या तो पुलिस कस्टडी ग्रांट हो जाएगी, तो मैक्सिमम 15 दिन की पुलिस कस्टडी मिलती है, उस अक्यूज को पुलिस के पास भेजा जाता है। या फिर अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि पुलिस कस्टडी से उस अक्यूज को खतरा हो सकता है या फिर इन्वेस्टिगेशन ढंग से नहीं होगी, तो उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा सकता है। और ये जो 60 और 90 डेज का टाइम है, इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई सीरियस ऑफेंस है तो 90 डेज तक की कस्टडी मिलती है उसमें, और 60 डेज जो है वो किसी लेस सीरियस ऑफेंस में जो होता है वो कस्टडी का टाइम पीरियड जो होता है वो 60 डेज होता है। और ये 60 डेज और 90 डेज का मतलब ये हुआ कि जो इन्वेस्टिगेशन जो है वो इन 60 और 90 डेज में क्या नाम कंप्लीट होनी चाहिए। इन केस अगर ये कंप्लीट नहीं हो पाती है तो अक्यूज के पास एक मैटर ऑफ राइट बन जाता है कि उसको डिफॉल्ट बेल मिलने का चांस होता है कि 90 डेज के बाद या फिर 60 डेज के बाद जैसा भी केस होगा उस हिसाब से वो 90 डेज के बाद कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकता है कि उसको बेल दी जानी चाहिए और वो जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें कोऑपरेट करेगा। अब मान लीजिए एप्लीकेशन जो बेल की लगाई उसने एक्यूज ने, अगर वो ग्रांट हो गई तो क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी और एक्यूज को बेल मिल जाएगी, वो रिलीज हो जाएगा। अगर बेल रिफ्यूज हो गई, यानी कि बेल जो थी वो नहीं मिली, तब क्या होता है, उसके पास क्या ऑप्शन होते हैं कि वो सबसे पहले वो कोर्ट ऑफ सेशन को अप्रोच करेगा। कोर्ट ऑफ सेशन में भी अगर बेल रिफ्यूज हो गई तब वो हाई कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और अगर हाई कोर्ट में भी बेल रिफ्यूज हो गई तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी बेल का एप्लीकेशन लगा सकता है। जैसे हमने यहाँ बात करी थी 438 की, तो ये 438 जो होता है ये अरेस्ट होने से पहले का प्रोसीजर होता है। यानी अरेस्ट होने से पहले आप एंटीसिपेशन आपको है कि आप अरेस्ट हो सकते हो, तब 438 में लगती है। और जो रेगुलर बेल का सेक्शन है वो 437 में डिफाइंड है। 437 है जो रेगुलर बेल की बात करता है। अब फ्रेंड्स यहाँ तक बात कर ली हमने, और जो हमने ये आपने देखा होगा इन्वेस्टिगेशन बाय ऑफिसर इंचार्ज अंडर सेक्शन 156, इसके लिए मैं एक सेपरेट यानी सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगा, क्योंकि ये भी एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है कि इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है, कौन करता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं उसमें, तो उसको मैं एक सेपरेट पार्ट बताऊंगा आपको। अब बात कर लेते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की। अब यहाँ पे हमने बात करी अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस था तो ये प्रोसेस रहेगा, और इन केस अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जो फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट अगेंस्ट द ऑफेंडर टू मजिस्ट्रेट, यानी जो पुलिस होती है अगर उसको लगता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो कंप्लेंट जो है मजिस्ट्रेट के पास जा सकती है, ठीक है। उसके अलावा फ्रेंड्स क्या होता है कि और अगर मान लीजिए किसी पर्सन की अरेस्ट हुई है नॉन बेलेबल ऑफेंस में, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, तो क्या होता है, बेल कैन बी ग्रांटेड बाय अ पुलिस ऑफिसर एज ए मैटर ऑफ राइट। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि मान लीजिए अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया है और वो उसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, तो पुलिस को भी ये पावर है कि वो उसको बॉन्ड भरवा के उसको छोड़ सकती है और उसके बाद जो ट्रायल उसका होता है वो स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो जब मैंने ये वाला प्रोसेस बताया आपको कि फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट अगेंस्ट द ऑफेंडर टू मजिस्ट्रेट, इसमें भी दो ऑप्शन होते हैं कि कोर्ट कैन ऑर्डर द ऑफिसर इन चार्ज टू रजिस्टर FIR। ये कब होगा कि मान लीजिए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के तौर पे किसी पर्सन के मजिस्ट्रेट के पास मैटर आया, बट मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो ऑफेंस हुआ वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो वो FIR की रजिस्ट्रेशन कर सकता है, जैसे यहाँ पे हुआ था, जैसे यहाँ से होके आया था ना, इसी तरह से यहाँ पे भी वो मजिस्ट्रेट को जो है वो FIR रजिस्टर करने के लिए बोल सकता है पुलिस ऑफिसर्स को। इसके अलावा फ्रेंड्स क्या होता है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है वो भी मेड करी जा सकती है अंडर सेक्शन 159 एंड इशू समन्स इफ द प्राइमा फेसी केस इज मेड आउट। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई केस बन रहा है प्राइमा फेसी, तो क्या कर सकता है, वो समन इशू कर सकता है उस पर्सन के खिलाफ जिसके खिलाफ FIR कंप्लेंट आई है। उसके अलावा और जो वो पर्सन है वो एप्लीकेशन फॉर बेल लगा सकता है, और इसी एप्लीकेशन जो अगर एक्सेप्ट हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है, उस हिसाब से उसका ट्रायल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमने समझ लिया कि कैसे पुलिस स्टेशन से लेके आपका जो केस है वो कोर्ट तक पहुँचता है, और मजिस्ट्रेट की क्या किस तरह से ड्यूटी रहती है, पुलिस ऑफिसर की क्या ड्यूटी रहती है, SP की क्या ड्यूटी रहती है, वो यहाँ पे समझ लिया। अब इसके पार्ट 2 में हम समझेंगे कि जो इन्वेस्टिगेशन जो मैंने बात करी सेक्शन 156 के अंदर, उसका क्या प्रोसेस रहता है और वो किस तरह से होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको समझ में आया होगा कि पुलिस
अगर पुलिस स्टेशन में या फिर अगर कोई क्राइम हुआ है तो किस तरह से केस मूव करता है। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।